नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप भी क्लास 10th में हैं और अगर आपका जीवन परिचय, निबंध, गद्य और पद्य सारी चीजें तैयार है या नहीं तैयार है, तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे कम समय में हम लोग इस टॉपिक को तैयार कर सकें ताकि हमारा 50 नंबर इसमें पक्का हो सके। 50 यानी कि 20 नंबर के बहुविकल्पीय होते हैं जो आप सबको अलग से पढ़ना रहता है, जो मार्कशीट में भरने रहते हैं। और 50 नंबर का जो हमारे लेखन कार्य में आता है, यानी जो हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो देखिए, जो जीवन परिचय होता है, निबंध होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो कौन से निबंध पढ़े हैं, कौन से जीवन परिचय पढ़े हैं। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसा जीवन परिचय पढ़ लिया है जो आपके पेपर में आए ही ना, जो हर साल पूछा ही नहीं जाता है। आज हम लोग यह डिस्कस करेंगे जो हर साल प्रश्न आता है। आपको पता चलेगा कि अभी तक आपने कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार किए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, उसको कैसे पढ़ना है कम समय में, किस तरीके से तैयार करना है, बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, सभी टॉपिक वाइज हम लोग समझेंगे इसी क्लास में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा 10 अंक का, 10 अंक का यानी कि रहता है जीवन परिचय। हाँ दोस्तों, पूरे 10 अंक मिलते हैं। कैसे? देखिए, जीवन परिचय में आपका दो भागों में बांटा गया है जीवन परिचय को। पहला भाग हो गया लेखक का। लेखक का किसका हो गया? लेखक का। और जो दूसरा भाग हो गया वो हो गया कवि का। कवि का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय दो भागों में बांटा गया है। यहां तक क्लियर हो गया? उसका का जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। 3 नंबर। हाँ, आप सोच रहे होंगे 5। हाँ, 5 मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आप लेखक की दो रचना का नाम लिखेंगे। नाम, जैसे कि आपने लेखक का नाम लिखा और यानी कि जीवन परिचय लिखा और उनकी दो रचना का नाम लिखा, तो 2 नंबर आप रचना के पा जाएंगे। आपका हो जाएगा सीधा 5 अंक। 5 अंक इसमें हो गया। और कवि का, कवि का भी जीवन परिचय लिखेंगे तो इसमें भी 3 नंबर कवि का और 2 नंबर उनकी रचना का, तो हो जाएगा 5 नंबर। यानी जीवन परिचय याद करना काफी नहीं है, उनकी रचनाओं का नाम भी याद करना जरूरी है। ज्यादा नहीं, दो दो तीन तीन नाम उनकी रचना का आपको जरूर याद करना है, उनकी कृति का नाम जो उन्होंने लिखा है। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद कौन से लेखक इंपॉर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण लेखक कौन है, सभी का यहाँ पर कोशिश रहता है कि जहां तक कम समय में इम्पोर्टेंट ही तैयार किया जाए। तो इम्पोर्टेंट हमारे जो लेखक हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, चाहे क्वेश्चन बैंक उठाइए, किताब उठाइए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाइए, यानी कि पुराने जो मॉडल पेपर यानी कि जो पुराने बोर्ड एग्जाम के पेपर उठाइए, उससे पता कीजिए कि कौन सा आपका बोर्ड एग्जाम में हर साल जीवन परिचय पूछा जाता है। तो देखिए, पहला नंबर हो गए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। तो जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी जो लेखक हैं, इनका जीवन परिचय 100% आता है। दूसरे नंबर पर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। जिन जिन लोगों का या दोनों टॉपिक तैयार है, यानी दोनों का जीवन परिचय तैयार कर लिए हैं, तो लोग कमेंट करें कि हाँ, मेरा 2 जीवन परिचय तैयार है, जिसमें में से जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार है। तो वेल डन, आपको 10 नंबर यानी 5 अंक पक्के हो गए। अब हम लोग कवि में देखेंगे, क्योंकि लेखक में आप 2 लेखक का तैयार करके जाएंगे, वहां पर 3 लेखक का आता है जो आपको यानी जिन लेखक के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है उन लेखक के बारे में आप लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप 2 लेखक का कम से कम जीवन परिचय याद करके ही जाइएगा। क्या पता जयशंकर प्रसाद जी का नाम ना है इस बार, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आ जाएगा। ऐसे ही आता रहता है, यानी कि जो ज्यादा हर साल पूछे जाते हैं, सभी सेटों में पूछे जाते हैं। तो ये 2 जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो कवि में आता है, कवि में देखेंगे, कवि में महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी हो गई। उसके बाद पहला, दूसरा हो गया हमारे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का अगर आप ले लें,
जीवन परिचय अभी तक नहीं तैयार किया है, तो तुलसीदास, सूरदास और महादेवी वर्मा जी बड़े फेमस कवि हैं। यानी जो पोएट्री में आता है, यानी कि जो पददास में आता है, पद में आता है, तो उन लेखक यानी उन कवि में आपका महादेवी वर्मा जी और तुलसीदास बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 3 ऑप्शन रहेगा जिनमें में से आपको तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त या सूरदास का नाम जरूर मिलेगा। तो आप 2 लोगों का जीवन परिचय इसमें तैयार कीजिएगा कवि में। हर साल पूछा जाता है, इससे हल्के मत मान लीजिएगा कि महादेव वर्मा जी और तुलसीदास जी को, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। अगर आपका अभी तक तैयार किए हैं इन दोनों में से एक का भी, तो समझ जाइए कि आपका 5 नंबर इधर और 5 नंबर इधर, 10 नंबर आपके पक्के हो गए। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब मैं इसे मिटाकर आपको निबंध के बारे में बता तो रहा हूँ। देखिए, अब आता है हमारा निबंध। निबंध आता है 7 नंबर का। कितने नंबर का? 7 नंबर का, जो कि पूरे प्रश्न यानी कि जो आपके पूरे किताब का सबसे बड़ा कोई प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि जो ज्यादा अंक देता है, तो वही निबंध। निबंध को आपको वैसे तरीके से नहीं लिखना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है। कैसे? कौन कौन से विषय पर निबंध आएंगे पहले यह डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद लिखना सीखेंगे। तो देखिए, जो हमारा निबंध में आता है फर्स्ट, यानी जो फेमस है, जो हर साल पूछा जाता है, बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। जो दूसरा आता है प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, बेरोजगारी की समस्या हो गई, और तीसरा हो गया जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, हाँ दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण और बेरोजगारी की समस्या। निबंध उसी पर टॉपिक पर आता है जो टॉपिक हमारे समाज में यानी महत्वपूर्ण है। जो हमें निबंध का यही अर्थ होता है कि हमें उस निबंध के माध्यम से क्या सूचना दिया जा रहा है, क्या हमारे समाज को, हमारे पाठकों को क्या सूचना दिया जा रहा है कि इसके बारे में जानकारी हो, ताकि हम लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से जानें, उसको सुधारें। वो कौन सा कारण है जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होता है। तो आपका समझिए कि 7 नंबर पक्का हो गया। 3 टॉपिक में से अगर आपका 2 टॉपिक एकदम क्लियर हो गया, वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, बात यहाँ हम लोग पक्के की करेंगे। तो तीनों जो हर साल पूछे जाते हैं, जो टॉपिक हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, वही टॉपिक पर दिया जाता है। तो 3 टॉपिक जो है, ये 3 टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इन 3 टॉपिकों को अगर आप लोगों ने तैयार किया है तो अच्छी बात है, नहीं तैयार किया है तो कैसे तैयार करें, अलग से मैंने वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को जाइए देखें कि निबंध कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है बिना याद किए। तो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, उस चैनल पर भी मिल जाएगा। तो उसके बाद जो हमारा अगला आता है गद्य और पद में। देखिए, गद्य पद होता क्या है? गद्यांश इसे कहते हैं, गद्यांश। जो आपके चैप्टर है, जिन लेखकों ने लिखा है, यानी कि जो निबंध है, कहानी है, जैसा कि आपका पहला चैप्टर है मित्रता, मित्रता के बाद है ममता, फिर भारतीय संस्कृति, ऐसे जितने चैप्टर हैं, आप निबंध अनेक चीजें, बड़ी बड़ी चीजें आती है। जैसे कि गद्यांश में हमारा आता है मित्रता चैप्टर। मित्रता, मित्रता के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता के लेखक है। और उसके बाद जो हमारा अगला आता है, यानी अगले पाठ जो है वो है ममता। ममता, तो ममता पाठ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी और रामचंद्र शुक्ल जी। दूसरा आता है अजंता। अजंता, यह 3 गद्यांश, यानी जो गद्यांश है, यह 3 बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने यह 3 चैप्टर पढ़े रहेंगे तभी इसका आंसर कर पाएंगे। यह चैप्टर पढ़ने के ऊपर रहता है, क्योंकि संदर्भ आएगा, संदर्भ के बाद व्याख्या आएगा, व्याख्या में आपको 2 नंबर मिलते हैं, संदर्भ में आपको 2 नंबर मिलते हैं, और ऐसे उसी टॉपिक पर 1-2 प्रश्न पूछे रहेंगे, उसके 2 नंबर मिलते हैं। तो कुल मिलाकर 6-6 नंबर का होता है। 6 नंबर पद्यांश में मिलते हैं और 6 नंबर गद्यांश में मिलते हैं। तो अगर आपका मित्रता चैप्टर आप पढ़े हैं, ममता और अजंता, अगर आपका कम से कम 3 टॉपिक अगर आप पढ़े हैं, तो समझिए कि आपका नंबर पक्का है। क्यों? क्योंकि वहां पर दो गद आएगा आपको,
जो व्याख्या करने के लिए आता है संदर्भ सहित व्याख्या, यानी कि जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहता है, आप बहुविकल्पीय कर लेंगे। उसके बाद जो अगला 20 बहुविकल्पीय आते हैं, 20 के बाद जो 21 आता है जो आपको लिखना रहता है, वो रहता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जिनके आपको मिलता है 6 नंबर। उसमें आपको व्याख्या लिखना होता है, यानी कि बड़ा सा आपको एक लिखकर कहानी टाइप दे देगा जो आपके पाठ से रिलेटेड रहेगा, जो आपके पाठ में रहेगा। फिर उस पाठ का आपको नाम लिखना रहेगा। पाठ पुस्तक हिंदी से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको ऐसे लिखना होगा कि मान लीजिए मित्रता चैप्टर से आ गया, मित्रता चैप्टर से, तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न बनता है संदर्भ सहित व्याख्या करना, संदर्भ लिखना। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है? संदर्भ में जैसे कि आपका रहता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना रहता है, तो आप पाठ का नाम लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और लेखक का नाम लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, तो बराबर 2 नंबर यहाँ पर आपका फिक्स हो जाता है। उसके बाद में आता है व्याख्या करने के लिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। उसमें जो आपका निबंध या कहानी दिया रहेगा पेपर में, और ऐसे लाइन खींचा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है तो उसको अंडरलाइन किया रहेगा, ऐसे रेखा उसके नीचे बनी रहेगी, उसको कहते हैं रेखांकित अंश। तो उसी की व्याख्या करना रहता है। जैसे कि यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण को हम लोगों ने रेखांकित कर दिया, तो अब इसका क्या हमें बताना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। व्याख्या यानी उसके बारे में समझाना है। तो जो यहाँ पर अगर आप चैप्टर पढ़े रहेंगे तभी तो आप समझा पाएंगे। तो सबसे बढ़िया जरूरी बात है कि अगर आपका चैप्टर तैयार रहेगा तो अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। तो इसका गद्यांश का कोई चांस नहीं है कि आप बिना पढ़े जा सकते हैं और नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको चैप्टर का नाम नहीं पता रहेगा, चैप्टर के लेखक का नाम नहीं पता रहेगा, तो आप कैसे बिना पढ़े के लिख देंगे? नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो यह आपकी गलती है। उसके बाद जो हमारा पदांश आता है यानी पद का आता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोशिश करिए कि पढ़ लीजिए, 1-2 दिन में मन लगाकर पढ़िए, 7-8 घंटे पढ़िए, ताकि आपका जो पिछला समय गया है कुछ तो टॉपिक हासिल कर लीजिए पढ़कर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब अगला हम लोग देखेंगे, अगला आता है पद में। अब पद का देंगे, पद में आता है वन पथ पर, वन पथ पर। फिर आता है इसी से धनुष भंग, धनुष भंग। फिर अगला आता है महत्वपूर्ण, यानी कि मैं महत्वपूर्ण ही बता रहा हूं। अगला आता है तीसरा, तो ये आता है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। और जो चौथा है आखिरी, यानी कि इन 4 के बाहर कुछ नहीं आएगा। जो 4 है हमारा, चौथा आता है जो महादेवी वर्मा जी ने लिखा है हिमालय से, हिमालय से, हिमालय से। तो जो हिमालय से आता है महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, पुष्प की अभिलाषा मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, और वन पथ पर और धनुष भंग इसके लेखक हैं श्री तुलसीदास जी। तो अगर आप लोग इन पाठ का नाम पहले से जानते थे तो अच्छी बात है, यानी कि आपने पूरे मेहनत से पूरे साल पढ़ाई की है। अगर आपको इन पाठ के नाम तक नहीं पता है, इनके लेखक का नाम नहीं पता है, तो आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आपको पता है तो आपने पढ़ा है। जिन लोगों को नहीं पता है इन पाठ का नाम, इन लेखक का नाम, तो आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है। इसका मतलब आपका यही चारा है पास होने का कि अच्छे ढंग से जो 2-4 दिन बचा हुआ है अच्छे से तैयारी कीजिए। उसके बाद जो हमारा आता है पत्र लेखन श्लोक, पत्र लेखन के ऊपर जो आता है कि पत्र लिखिए, कभी कभी छुट्टी पर दे देता है कि प्रधानाचार्य को छुट्टी पर लिखिए, या किसी और अवसर पर आ गया, यानी आ गया कि ये हमारे गांव क्षेत्र में नगर पालिका में सफाई के लिए किसी अधिकारी को पत्र लिखना। तो पत्र जो लिखने को आता है आपको तरीके से लिखना पड़ता है, वो तरीका मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो पर आपको बताया गया है कि कैसे आपको पत्र लिखना है। अगर आपको पत्र लिखना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो जाइए वीडियो देख सकते हैं। जो 4 नंबर का हमारा पत्र लेखन आता है वो किसी अधिकारी के ऊपर आ सकता है, आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के ऊपर आ सकता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर पत्र लेखन दे सकते हैं। तो उसके बाद जो आता है श्लोक, श्लोक आपका 2 नंबर का आता है। या कन्फर्म रहता है कि या तो वीर बीरेड़ पूजते चैप्टर से आएगा या वाराणसी चैप्टर से आएगा। तो 2 यानी आएगा का मतलब क्या है, आपको याद करना है, आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 श्लोक वहां पर एक्स्ट्रा दे रहते हैं पहले से पेपर में, और आपको वहां पर वो वाला श्लोक नहीं लिखना रहता है जो आपके पेपर में आया रहता है। तो आपको 2 श्लोक याद करके जाएंगे जो आपके पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि एक श्लोक आता है आपको उस श्लोक को हिंदी में लिखना होता है, उस श्लोक का क्या करना रहता है, ट्रांसलेट करना होता है हिंदी में।
संस्कृत से हिंदी में बनाना रहता है। तो वो हो गया आपका एक श्लोक। एक श्लोक आपको अलग से याद करके जाना पड़ता है, जो आपके पेपर में नहीं आया होता है उसे आप लिखेंगे। तो कम से कम 2 श्लोक याद कीजिए। और जो मैंने डॉट 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 लगाया है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जो हमारा काव्यखंड आता है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। जो हमारा काव्यखंड आता है, काव्यखंड काव्यखंड आता है 3 नंबर का। कितने? 3 नंबर का काव्यखंड आपके जिले के लिए आधारित रहता है। आपके क्वेश्चन में किताब में मिल जाएगा कि आपके जिले में, आप जिस जिले से देख रहे हैं यह वीडियो, उसी जिले के लिए निश्चित है कि यह काव्यखंड आपके जिले में आएगा। 100% गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम के द्वारा ही दिया जाता है। आपके बुक में लिखा रहता है कि फला काव्यखंड, यानी जैसे कि ज्योति जवाहर है तो ज्योति जवाहर एक काव्यखंड है। काव्यखंड 2, 3, 4, 5 जिले में आएगा, उस जिले का नाम लिखा रहता है। ऐसे मुक्ति दूत, अग्र पूजा, ना जाने कितने काव्यखंड है, यानी 10-12 काव्यखंड है जो अलग अलग जिले में अलग अलग आता है। तो आपको पहले से निश्चित रहता है इस जिले के बच्चों के लिए, इस जिले के पाठकों के लिए यह काव्यखंड निश्चित है, यानी यह काव्यखंड उनके लिए जरूरी पढ़ना है। और यही काव्यखंड आप अपने उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखेंगे। वहां पर आपको 10-12 काव्यखंड मिल जाएंगे, लेकिन जो आपके जिले में आता है वही आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया काव्यखंड। काव्यखंड होता क्या है? अगर आपको नहीं पता तो जाइए क्वेश्चन बैंक उठाइए, किताब उठाइए, उसमें देखिए कि आपके जिले के लिए कौन सा काव्यखंड आता है, वही तैयार कर लीजिए, आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। तो ऐसे कई टॉपिक हैं जो पढ़कर लाए जा सकते हैं, हाल ही में ही पढ़ सकते हैं, 1-2 दिन में पढ़ सकते हैं। और ऐसे कई टॉपिक है जो पढ़ने के लिए कई महीने लगते हैं। अब आप पूरा गद्य पढ़ेंगे, पद पढ़ेंगे तो आपको महीने भर का समय लगेगा, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कौन से गद्य कौन से पद में, कौन से चैप्टर से क्या लिया गया है, कौन से चैप्टर से कौन लेखक है, ये जल्दी समझ में आएगा। किताब उठाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि कौन पूरा चैप्टर आप निपटाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे तो महीने बीत जाएंगे। लेकिन आपको 4-5 दिन में तैयारी करना है। तो कैसे होगा? या तो वीडियो देखकर और या तो छोटे छोटे आंसर को लिखकर यानी इस पाठ के लेखक ये है, क्योंकि इतने सारे पाठ है, पहले आपको पाठ के लेखक का नाम याद करना है, कौन सा पाठ किस लेखक ने लिखा है, तभी आपका गद्य और पद क्लियर होगा, नहीं तो यही गड़बड़ा जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट मजेदार टॉपिक की ओर। तो समझाने का यही अर्थ था। अगर आप लोगों का इनमें से कितने टॉपिक तैयार है, अगर आपका इनमें में से 50% टॉपिक तैयार है तो समझो आपका 50% यानी 25 अंक तो पक्का है। 25 इधर हो गया, और जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय होता है तो 25 और 20 45 नंबर यहाँ हो गया, और 30 नंबर हो गया आपका प्रैक्टिकल का। तो कितने होंगे? 75 नंबर। तो यहाँ का आपका इंग्लिश में 75 नंबर बन गया। तो यानी हिंदी में आपका 75 नंबर बन गया। तो अगर आप लोगों की पूरी तैयारी थी इसमें में से सब आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो पढ़िए। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में जुड़े रहने के लिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि पता चले कि वो क्या क्या चैप्टर तैयार किए हैं, अभी वो क्या क्या नहीं तैयार किए हैं।